नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब शहर में 6 अगस्त तक पूर्ण तालाबंदी रहेगी। हालांकि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 29 और 30 जुलाई को कुछ छूट मिली है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले की तरह ही लॉकडाउन में सभी नियम यथावत रहेंगे। हालांकि आगामी त्योहारों के मद्देनजर नागरिकों को कुछ छूटें मिलेंगी। 29 और 30 जुलाई को प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किराने की दुकानें खुली रहेंगी। किराने की दुकानों के माध्यम से राखी एवं त्योहारों में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय उक्त अवधि में किया जा सकेगा। हालांकि प्रशासन ने प्रतिष्ठानों को कड़े शर्तों के अधीन खुले रहने की छूट दी है। जो अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए 6 तारीख के मध्य रात्रि तक अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन उसको जो प्रतिबंध का हमारा ये था पूरे कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंध को 6 तारीख की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें थोड़े से रिलैक्सेशन 29 और 30 को दिए गए हैं। सुबह 6 से 10 के बीच 29 तारीख को और 30 तारीख को जो पहले में जो निर्देश थे, जो पहले जो रिलैक्सेशन थे उसमें थोड़ा सा और अतिरिक्त रियायत देते हुए 2 दिन 6 बजे से 10 बजे तक 29 और 30 को किराना की दुकानें भी खुलेंगी। और जो राखी का त्यौहार आ रहा है तो उसमें जो राखी विक्रेता है इन दुकानों अपने राखी का बिक्री कर सकते हैं। सर, कंटेनमेंट जोन में किस तरह से वो रियायत दी गई है निगरानी के लिए? कंटेनमेंट जोन में तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत जो हमारा जो शहर के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के RT-PCR सैंपल जांच के लिए वायरोलॉजी लैब बनकर तैयार हो चुका है। एम्स ने वायरोलॉजी लैब को कोविड-19 की जांच के लिए मान्यता दे दी है। इस लैब में प्रतिदिन लगभग 300 सैंपल की जांच प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट आ जाएगी। अंबिकापुर के इस लैब में कैसे 3 चरणों में जांच प्रक्रिया पूरी होगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंबिकापुर शहर में जल्द कोरोना का टेस्ट अब चालू हो जाएगा। जो लैब है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पे टेस्टिंग होगी, सैंपल कैसे लिया जाएगा, उसके बाद कैसे रिपोर्ट जो आएगी उससे कैसे स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा। सर हम आपसे जानते हैं कैसे इस पूरा हमको बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कैसे अब आप लोग कब तक ये चालू हो जाएगा और सैंपलिंग कैसे यहाँ पे जांच? सैंपलिंग चालू करने के लिए जो मान्यता से रिलेटेड संबंधी कार्य थे, प्रोफिशिएंसी और वो सब कंप्लीट कर लिया गया है। मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं, सारी स्थापित हो गई हैं। एम्स से मान्यता वाला लेटर भी जो है वो मिल गया है। बाकी अब हम ICMR को भेजेंगे, फिर वो हमें ID पासवर्ड देंगे, फिर हम इस लैब में टेस्टिंग चालू कर पाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ, जो सैंपल आएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट या CSC PSC से, वो हम यहाँ पे ये सैंपल कलेक्शन एरिया है हमारा। इस सैंपल कलेक्शन एरिया में हम सैंपल रिसीव करेंगे। यहाँ हमारे फ्रिज रखे हुए हैं, सैंपल यहाँ पे स्टोर होंगे। फिर गुरिंदर ये तार हटाओ। हाँ, ये -20 का टेम्परेचर है। एक 4 डिग्री भी रहेगा तो नॉर्मल 4 डिग्री पे रहेगा। और जो बहुत दिन स्टोर करने होंगे रिएजेंट और सैंपल, उनको हम -20 में रखेंगे। कितने सैंपल यहाँ पे रख सकते हैं आप? अभी हमारे पास 3 -20 है, तो अभी तो नई प्रॉब्लम होगी। जब होगी तो उसके बाद देखे जाएंगे। मतलब अगर देखें तो 4000-5000 सैंपल्स अभी हम स्टोर कर सकते हैं। आप दिखाते हैं कि आगे जब इस सैंपल स्टोर होने -80 फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर, जिसमें न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट होकर रखा जाएगा, पॉजिटिव RNA, नेगेटिव RNA, और वो सैंपल जो बहुत दिन तक स्टोर करना होगा वो सैंपल सारे इसमें रखे जाएंगे। ये है हमारी मेन बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब। ये iClean द्वारा तैयार कराई गई है। इसको खोलने के लिए हमें ऐसे करके खोलना पड़े। इसको टच नहीं करना, टच फ्री है। दिस एरिया इज आवर डॉनिंग एरिया। जो टेक्नीशियन को काम करना होगा वो यहाँ पे PPE और वो सब पहन के फिर अंदर लैब में प्रवेश करेगा। आप वो दरवाज़ा बंद करेंगे तब ये दरवाज़ा खुलेगा। दिखाना चाहेंगे दरवाज़ा कैसे बंद होगा, उसके बाद छोड़ दो, बंद कर दे। जब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, तब हम ये खोल पाएंगे। ये भी टच है, हाँ, छूना जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारा मेन लैब। अभी ये नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही है हमारे डॉक्टर्स की। और ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर। एक बार में 96 सैंपल्स जो हैं वो इस मशीन में एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे। ये 2 हमारे बायोसेफ्टी हैं। ये पास बॉक्स है हमारा, ये पास बॉक्स भी टच है। यहाँ से जो RNA निकलेगा वो पास बॉक्स के थ्रू यहाँ पे रख दिया जाएगा और फिर उधर से खोल के
वो आरएनए निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा सैंपल रिसीव करने वाला वो है, ये हमारा सैंपल रिसीव करने वाला है। ये सैंपल के लिए ये 5 बॉक्स लगा हुआ है, जब हम इसको खोलेंगे तब उधर से आएगा। ठीक है, ये अभी नॉर्मल एक्सट्रैक्शन की ट्रेनिंग चल रही, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हम कोरोना से रिलेटेड कोई चीज़ अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सैंपलिंग ऐसे जो जब सैंपल्स आएंगे, एक्सट्रैक्शन का ट्रेनिंग हो रहा है अभी। ये मैडम है वो अभी इनको एक्सट्रैक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये हमारे सेंट्रीफ्यूज और वो अन्य उपकरण है जो एक्सट्रैक्शन में यूज़ होंगे, तो उधर से आना होगा और निकलने के लिए ये दरवाज़ा दिया गया है। थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि यहाँ कम लोग काम करेंगे। सिर्फ एक बार में 2 लोग काम करेंगे, सिर्फ 2 लोग काम एक बार में 2 लोग काम करेंगे, और ये ऐसा ही होना चाहिए। जी, ठीक है। ये कौन सा एरिया हम इसको बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं डॉफिंग एरिया। जब काम खत्म हो जाएगा तो जो पीपी है वो यहीं उतारा जाएगा, और यहाँ पे भी जो टैप सिस्टम लगा है वो भी टच फ्री, सब सेंसर है, ताकि कोई भी चीज़ टच ना हो जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस एकदम मिनिमम रहेंगे, मतलब पॉइंट में रहेंगे, 0.1%, 0.0001% मैं ये बोल सकता हूँ आपको। जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे और इधर से बाहर निकलेंगे। ये देखिए क्या आधुनिक है, सब सेंसर युक्त है, क्योंकि कोविड-19 से बचाव ही सबसे ज़रूरी बात है, इसलिए जितने भी हैं सबको सेंसर रखा गया है ताकि कोई इस एरिया को टच ना कर सके। फिर यहाँ से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा वो इधर ऑटोक्लेव रूम बना है, उसके अंदर जाएगा, ऑटोक्लेव होगा अंदर करना जाएगा। हाँ, अंदर अभी ऑटोक्लेव रूम बना हुआ है। ये इधर में इस रूम में से जो है हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर की तरफ ऑटोक्लेव रखा जाएगा। वहाँ पे वो दरवाज़ा अभी बंद है, वो ऑटोक्लेव होके वेस्ट फिर जाएगा बाहर में। मतलब हम कोई भी चीज़ इस लैब से ऐसे नहीं निकाल देंगे बिना ऑटोक्लेव किए हुए। ये बाथरूम है जिससे जो बंदा यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से नहा धो के बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक दिन में हम कितना सैंपलिंग की यहाँ जांच कर सकते हैं? जो है वो मैक्सिमम 300 के हिसाब से जो मैन पावर अवेलेबल है और मशीन की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से। फिर आपको मैं बताता हूँ, आगे चलिए। ये हमारा हाईली कंटैमिनेटेड एरिया होगा, यहाँ से कंटैमिनेशन फैलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब ये है हमारा नॉन कंटैमिनेटेड एरिया। यहाँ इस कमरे में उस कमरे से जो आरएनए निकल के आएगा उस पास बॉक्स के थ्रू, एक पीसीआर वर्क स्टेशन, 2 पीसीआर वर्क स्टेशन और एक ये लैमिनार। तो यहाँ पे हम क्लीन वर्क करेंगे। जो क्लीन वर्क, कैसा क्लीन वर्क? मतलब जो प्लेट होती है उसको बनाना, मतलब जो प्लेट पीसीआर मशीन में रखती है उसको तैयार करते हैं। मुकेश, ये प्लेट वाइट कलर के दिखाना निकाल के मुझे। ये अच्छा, ये पूरे प्लेट। हाँ, इसकी कीमत क्या रहती है? देखिए, ये प्लेट तो अभी मुझे कीमत के बारे में इसलिए आइडिया नहीं क्योंकि कंपनी ने प्रोवाइड किया है उनके साथ में। जब मैं कभी खरीद, फिर भी 2000-2500 के आसपास में ये हाँ प्लेट आएगी। ये 96 सैंपल्स एक बार में इसमें हाँ लोड होंगे, स्कैनिंग। तो इसी में लोड करने के लिए हमें एक मास्टर मिक्स बनाना पड़ता है जिसमें एंजाइम होता है, उसका बफर होता है, DNTPs होते हैं और सैंपल ऐड करके फिर ये प्लेट तैयार होती है। इसको सील करके हम उस कमरे में भेजेंगे जहाँ पे हमारा रियल टाइम मशीन रखा है। तो ये भी पास बॉक्स है, इसके थ्रू ही जाएगा। तो जो बंदा यहाँ काम करता रहेगा वो उधर नहीं जाएगा, जो उधर काम करता रहेगा वो इधर नहीं आएगा। हम थ्रू पास बॉक्स सारा सामान इधर से उधर करेंगे। ये रियल टाइम में कैसे समझे? कैसे आपको बताता हूँ। ये है हमारी रियल टाइम बायोरेड की CFX 96। इसमें एक बार में 96 सैंपल्स जो हैं वो लगते हैं। ये प्लेट जो है उधर से जब आएगी तैयार होके ऐसे, ठीक है, वहाँ से ही तैयार होके सील वील होके आएगी। तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, रख के इसका ढक्कन बंद करेंगे और फिर हम अपने प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम होगा कोरोना का, वो रन करेंगे। तो फिर एक साथ 96 सैंपल्स की ये जांच करेगी 1.5 घंटे में। और पूरा प्रोसेस जो है वो 3.5 घंटे का है। एक्सट्रैक्शन, मास्टर मिक्स और ये सैंपलिंग। जब सैंपल लिया जाएगा और सैंपल यहाँ पहुँचेगा तो लगभग 3 घंटे में, 3.5 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा कि कौन निगेटिव है, कौन। 3 से 4 घंटे के बीच में हम बता देंगे कि 96 सैंपल का हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। उसके बाद ये हमारा बगल में डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में हम रिपोर्टिंग रूम, यहाँ पे कंप्यूटर अभी 2 ही अवेलेबल है और मिलने वाले हैं। तो जो भी रिपोर्ट आएगी थ्रू इसी कमरे में, यहाँ से ही ICMR न्यू दिल्ली और जो कोविड कमांड सेंटर रायपुर में है वहाँ पे वो रिपोर्ट तत्काल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो जैसे हमारी रिपोर्ट 12 बजे आई तो 12:30 बजे तक हम इसको थ्रू दीज कंप्यूटर्स
विल कन्वे द रिपोर्ट टू ICMR और वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब जानने की जो सबको इच्छा है कि कब तक हम चालू कर देंगे, कब तक जो आईडी पासवर्ड की बात हो रही है कब तक मिल जाएगा? सर आज हम लोग आईडी पासवर्ड को लेने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे, तो मान के चलिए 2 से 3 या 3 से 4 दिन वो तो वहाँ से होना है, तो वो वहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो पिछली बार ट्रूनेट के लिए हमें लगभग 3-4 दिन लग गए थे, तो वही मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके लिए भी लगेंगे। चलिए, एक अच्छी खबर है कि अंबिकापुर शहर को एक बेहतर लैब मिला है, हाई टेक्नीशियन लैब मिला है। 2 से 3 दिन के अंदर ये लैब चालू हो जाएगा और यहाँ पे सैंपल लेने के बाद यहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आएगी वो काफ़ी शहर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को रिपोर्ट मिलेगी। कैमरा पर्सन गजानंद साहू के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी की मौत हो गई। मंगलवार की सुबह कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जेल प्रबंधन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आया। यहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत कैदी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमरापारा निवासी करू मांझी हत्या के मामले में अंबिकापुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। 2017 से कैदी जेल में बंद था। मंगलवार की सुबह उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गया। आनन फानन में जेल प्रबंधन द्वारा कैदी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक कैदी की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत कैसे हुई अब तक इसका पता नहीं चल सका है। वहीं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। ने दंडित बंदी है ये। एक कर्रू माझी इसका नाम है, पिता का नाम है बुधन माझी। एक केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और आज सुबह इसका जेल के अंदर अचानक तबीयत ख़राब होने से इसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए थे और डॉक्टर साहब जांच करके इसको 7:30 में मृत घोषित कर दिए हैं। अभी पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं, उसके परिजन को इंतजार कर रहे हैं। कार्यपालिक दंडाधिकारी के द्वारा इसकी पंचनामा कार्रवाई होगा। वन रक्षकों के साथ लकड़ी तस्करों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। जंगल पर अवैध कटाई की सूचना पर वन रक्षक जांच करने पहुंचा था। इसी दौरान आरोपियों के द्वारा वन रक्षक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने मारपीट की शिकायत कमलेश्वरपुर थाने में दर्ज कराई है। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम राजपुर निवासी संतोष कुमार तिर्की वन विभाग मैनपाट के बैगहवा परिसर में वन रक्षक के पद पर पदस्थ हैं। रविवार को सूचना मिली थी कि बैगहवा मंदिर के नीचे जंगल में सागौन वृक्ष की कटाई की जा रही है। सूचना पर वन प्रबंधक समिति अध्यक्ष राजेश यादव के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सागौन के पेड़ का बोंगी बनाते हुए बैगहवा ग्राम के बेनुधन यादव और बालेश्वर यादव पाए गए। वन रक्षक द्वारा पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही टांगी से जान से मारने की धमकी देते हुए वन रक्षक के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद वन रक्षक ने इसकी रिपोर्ट कमलेश्वरपुर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने व मारपीट करने के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बारिश के इस मौसम में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। सरगुजा संभाग से ऐसी ही 2 मामले सामने आए हैं, जहां जशपुर जिले के ग्राम डुमरिया में 2 भाइयों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों भाई अपने खेत में धान का रोपा लगा रहे थे। उसी वक्त आकाशीय बिजली दोनों भाइयों पर गिरी, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों भाइयों के शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरा मामला कोरिया के ग्राम माडी सरई और ग्राम मेहडोली के बीच की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आधा दर्जन पशुओं की मौत हो गई। दरअसल माडी सराय निवासी लाल सराय की आधा दर्जन पशु दोपहर के वक्त चारा चरने के लिए खेत में गई हुई थी। इसी दौरान पशुओं के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे सभी पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में जनता, प्रतिनिधि, शासन, प्रशासन के अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए।
साथ ही वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। मनेंद्रगढ़ में लॉकडाउन को लेकर सभी व्यापारी, प्रतिनिधि, पत्रकार, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनपद सभा कक्ष में बैठक रखी गई थी, जिसमें कोरोना के बचाव हेतु बाहर से आए लोगों की जानकारी एकत्रित करने के लिए एक टीम गठित करने की बात रखी गई है। साथ ही बाजार में लगने वाली सब्जी दुकानों को हटाकर अन्य जगह पर लगाने की बात पर सभी ने सहमति जताई, जिसमें बुधवार के साप्ताहिक बाजार आमा खेरवा ग्राउंड में लगाना तय किया गया और बाकी दिनों के लिए सब्जी मंडी में लगाने की सहमति बनी है। बैठक में सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया। यदि कोई दुकान संचालक निर्णय के खिलाफ दुकान लगाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। क्वारंटाइन के जो नियम स्वास्थ्य विभाग ने तय किए हैं उस हिसाब से लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। अगर कोई रेड जोन, हॉट जोन से आ रहा है और अभी तो और भी उसमें परिवर्तन हुआ है क्वारंटाइन करने में कि अब तो ये भी डिसीजन आ गया है कि अगर किसी को माइल्ड अगर इन्फेक्शन है और उसको कोई अगर लक्षण नहीं है तो उसको घर में आइसोलेट उसको कर सकते हैं, घर में उसका इलाज हो सकता है। तो ये देखिए एक दिन की बात नहीं है कि कोरोना के ऊपर में बहुत सारे अभी चीज़ों के ऊपर में लगातार काम चल रहा है और लगातार कुछ ना कुछ जो गाइडलाइन है उसके परिवर्तन होते हैं। तो इसमें ऐसे में लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ होती होंगी कि मेरे को क्वारंटाइन कर दिए, इसको घर में रख दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो कम्युनिटी में ना फैले और इससे लोग बचें। मनेंद्रगढ़ में व्यापारियों ने सब्जी दुकान हटाए जाने को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जल्द कार्यवाही नहीं करने पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मनेंद्रगढ़ में बैंक के आसपास और बाजार के मध्य लगने वाली सब्जी दुकानें व्यापारियों के लिए समस्या बन गई हैं। इन समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने बताया कि बैंकों के आसपास सब्जी की दुकानों में व्यापारी और खरीदारों की लगने वाली भीड़ की वजह से व्यापारियों को यातायात की परेशानी तो आती ही है, साथ ही व्यापारियों को व्यापार का पैसा बैंक में जमा करने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सब्जी दुकानों में लगने वाली भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण में सभी नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है, जिसे देखते हुए व्यापारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सब्जी दुकान यथावत सब्जी मंडी में लगाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है और सब्जी दुकान नहीं हटाए जाने पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। मनेंद्रगढ़ के मुख्य मार्ग पर सब्जी और ठेला वालों का पूरा अतिक्रमण मचा हुआ है, जिसकी वजह से शहर के मध्य जो बैंक हैं और वहाँ स्कूल है, नर्सिंग होम है, लोगों का आना जाना मुश्किल है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। बाहर से जो व्यापारी आते हैं उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग नगर पालिका में आए हैं आज अपनी बात रखने के लिए व्यापारी संघ की तरफ से, ताकि नगर पालिका इस पर एक्शन ले और सब्जी वालों को समुचित सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाए, उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन उनके लिए उचित व्यवस्था बना करके उनको यहाँ सब्जी मंडी में स्थानांतरित करें और नगर का जो गौरव है उसको बना के रखें। हमने 2 दिन का टाइम अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करने के लिए अग्रसित होंगे। और देखिए, ये तो हमारे मन का बात करने के लिए आए व्यापारी बंधु जो है, ये हमारा प्रशासन खुद चाह रहा है कि जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान में चाहे ठेला वाला हो, चाहे ज़मीन में सब्जी लगाने वाले हों, जो सब्जी बेच रहे हैं, इनको व्यवस्थित करने का हमारा, जब से हम मनेंद्रगढ़ आए तब से हमारा मन में था कि हम इनको व्यवस्थित करें, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बीच में व्यवस्थित तो था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ उसके बाद जो है बाज़ार फिर से अव्यवस्थित हो गया। अब आज स्थिति ऐसा है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करने को बोल रहे, लेकिन बाज़ार में कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। तो आज हमारे कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं इस संबंध में चर्चा करने के लिए। जनपद सभा कक्ष में आज बैठक है, उस पर इस संबंध में जो भी यहाँ पर समस्या है उस संबंध में आज चर्चा होगा। उसके बाद कल से नियमानुसार जो भी है हम कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।